नमस्कार, मानी गुरु देख रहे हैं यहाँ पर, आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। सोने चांदी के दाम में भारी उतार चढ़ाव जारी है और इसका असर गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ पर भी पड़ा है, जिसमें पिछले कुछ समय से जबरदस्त मुनाफा वसूली जो है वो देखी जा रही है। अब अगर पिछले एक साल के रिटर्न को देखा जाए तो सिल्वर ईटीएफ ने लगभग 150% से ज्यादा का रिटर्न दिया, तो गोल्ड ईटीएफ ने करीब करीब 80% का रिटर्न दिया। आज हम बताएंगे कि इस उतार चढ़ाव के बीच क्या करे निवेशक, क्या हो उनकी स्ट्रैटेजी, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में अभी निवेश का सही मौका है या थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है, गोल्ड सिल्वर निवेश में किन गलतियों से फिलहाल बचना चाहिए और कितना पोर्टफोलियो में शामिल इसको करना चाहिए। इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे आज हमारे शो पर आप। और इस शो में हमारे साथ इस वक्त है आनंद राठी वेल्थ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चिराग मुनि, साथ ही मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और कुल मिलाकर एक तरीके का जो ग्राफ हम सोने चांदी का देख रहे हैं वो इतना ज्यादा वॉलेटाइल है कि किसी दिन 4,20,000 तो किसी दिन उससे नीचे टूटकर चांदी 2,83,000 तक भी आ जाती है। आज तो उससे भी ज्यादा लो चांदी ने बनाया। सबसे पहले चिराग, मैं आपके पास आती हूँ, ये हो क्या रहा है सोना चांदी में? नमस्ते स्मिता जी। जी बिल्कुल, आपने देखा है कि बहुत ही वॉलेटाइल रहा है। लास्ट वीक अगर आप देखें तो सबसे बड़ी गिरावट आई थी गोल्ड में। अगर एक दिन का गिरावट बताएं तो ऑलमोस्ट 4% थी और पूरे वीक की गिरावट ऑलमोस्ट 10% के आसपास है, 10-12% के आसपास। एंड चांदी में भी 30% की गिरावट आई थी। तो ये वॉलेटिलिटी का मेरे हिसाब से 3-4 मुख्य कारण है। सबसे बड़ा कारण ये अगर आप देखें तो ये शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में जहाँ पे ये फ्यूचर्स का ट्रेड होता है सिल्वर और गोल्ड का, वहाँ पे ओवरनाइट मार्जिन प्रेशर था एंड मार्जिन बढ़ा दिया था उन्होंने। ऑलमोस्ट 10-12% से सीधा 33% की मार्जिन पे ले गए। तो जो भी लेवरेज वाले पोजीशन थे उनको उनको हल्का करना पड़ा, बिकॉज ओवरनाइट अगर आपके पास मार्जिन ना हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, बट आपके पोजीशंस हल्के करने पड़ते हैं। और उसके 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 कारण हमने देखा इतनी बड़ी गिरावट आई है। नंबर वन। नंबर टू, ऑफ कोर्स बहुत, जैसे आपने कहा कि बहुत ही अच्छी रिटर्न आई है लास्ट 1 ईयर में। तो ये देखते हुए काफी लोग प्रॉफिट टेकिंग भी करते हैं and इसके चक्कर में काफी प्रॉफिट टेकिंग भी आया हुआ है। और इसका सबसे बड़ा दूसरा कारण ये था कि डॉलर की जो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आई है जब ट्रम्प साहब ने इन्हें नॉमिनेट किया केविन वॉश को, जो इन्फ्लेशन फाइटर की तरफ माने जाते हैं। तब ये और इस जब इन्फ्लेशन कम होता है तब ये सब मेटल के जो डिमांड होता है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो ये आई थिंक 3-4 जो मुख्य कारण है उसकी वजह से ये इतनी बड़ी गिरावट आई है। और मुख्य कारण तो ये लेवरेज पोजीशन जो थे वो जो हल्के करने थे वो उसी के कारण ही हुआ है। ओके। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ को लेकर इस तरीके की मारामारी, ऐसा लग रहा है लोगों को जैसे कि इसको अभी ही शामिल कर लो पोर्टफोलियो में, तभी जाके उनका कुछ उद्धार हो पाएगा। एक चीज मोहित, जो आपने भी शायद इस चीज को नोटिस किया होगा, एक ट्रेंड चल पड़ा है, जब सिल्वर या फिर गोल्ड हाई बनाता है वो सबको याद रह रहा है, फिर उसने अगले दिन वापस से लो बनाया, ये किसी को याद नहीं रह रहा है। सब सोच रहे हैं वापस रिकवरी करके उसी लेवल पे ये पहुंच जाएगा जिस लेवल से ये टूटा है। क्या आपको लगता है कि ये टेंडेंसी आप देख रहे हैं? जी स्मिता, बहुत बहुत धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। देखिए, कुछ दिन पहले ही एक ब्लॉग में मैंने एक दोहा यूज किया था, वो मैं आपको बताता हूँ कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। राइट। तो कनक, चाहे वो धतूरा हो या कनक चाहे वो सोना हो, उसकी मादकता कुछ ऐसी है कि एक को खाने से इंसान पागल हो जाता है और दूसरे को पाने से इंसान पागल हो जाता है। तो सोने में जो पागलपन चल रहा है पिछले एक साल से, सोने चांदी सभी में, सारी कमोडिटीज में, वो कुछ इसी तरह का एक नशा है। तो देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं। पहली बात कि सोना जो है वो वैश्विक अनिश्चितता को देखते हुए, एक जियोपॉलिटिकल टेंशंस को देखते हुए आपको नए स्तर रेगुलरली दे रहा है। तो राइट, जिस तरह से रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, या इसराइल या वेस्ट एशिया में जो टेंशन चल रही है, ये यूएस ने जो आक्रामक रुख अपनाया है वेनेजुएला में, ग्रीनलैंड में तो वहां पर जो अनिश्चितता आ गई है विश्व में, उसको लेकर दुनिया को ये लगता है कि एक ही सेफ एसेट है, एक ही सेफ हेवन है, जो कि पिछले 3,500 सालों से एस्टेब्लिश्ड है, और वो है सोना। तो गोल्ड इज अ मॉनेटरी स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर चाहे कहीं पर भी जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, डॉलर के अगेंस्ट में आपको हेज चाहिए, रुपए के अगेंस्ट में आपको हेज चाहिए, आपको किसी अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट में हेज चाहिए, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेज चाहिए, तो गोल्ड इज अ ग्रेट एसेट टू हैव। तो वहां तक तो सब ठीक है।
पर अब जब गोल्ड के साथ में आप सिल्वर को क्लब कर लेते हैं और उसकी जो हमने उछाल देखी है, वो किसी से किसी हद तक निवेशकों ने सोचा कि सिल्वर का जो इंडस्ट्रियल यूसेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इसमें कोई दो राह नहीं है कि जो इंडस्ट्रियल यूसेज सिल्वर का 25% था, वो बढ़कर अब 55 और 56% पर आ चुका है आंकड़ों के हिसाब से। बट अगर आप फिर भी देखें तो क्या वो इतना ज्यादा उछाल है कि सिल्वर का जो भाव है वो $30 सितंबर 2024 से बढ़कर अभी $130 पर चला गया और उसके बाद में फिर आपने एकदम से करेक्शन देखा। तो कहीं ना कहीं निवेशक यहाँ पर फोमो का शिकार हुए। उन्होंने एक गलत स्तर पर इसमें एंट्री ली। 70-80 के लेवल पे बाद में सिल्वर शायद फंडामेंटली सब लोग बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा स्पेकुलेटिव हो गया है, इसमें बहुत ज्यादा स्पेकुलेटिव बाइंग हो रही है, बहुत ज्यादा ईटीएफ पर प्रीमियम कोट हो रहा है और बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है जो कि मेटल्स के लिए अच्छा नहीं है। पर फिर भी बहुत सारे निवेशक उसमें फोमो के रहते फंस गए। और मैं अभी भी देख रहा हूं स्मिता कि लोगों को लग रहा है कि ये जो गिरावट है ये एक बहुत छोटा सा गिरावट है और इसमें फिर से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। तो बिल्कुल। और देखिए, दोनों में अंतर करना बहुत जरूरी है। गोल्ड एक मॉनेटरी एसेट है जो बहुत सालों से एस्टेब्लिश हो रखा है, बट सिल्वर वैसा नहीं है। सिल्वर बहुत स्पेकुलेटिव हो सकता है, तो निवेशकों को बहुत सोच समझकर कदम रखना होगा। बिल्कुल, ये तो हमने अभी सोने चांदी की बात की। अब हम बात करेंगे, हमारा जो आज का टॉपिक है वो किस तरीके से गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में आपको इन्वेस्ट करना है। तो आपके पास चिराग में आती हूँ। एक चीज़ जो आपने देखी होगी, दिसंबर में अच्छा खासा गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट आया है, 11,000 करोड़ से ज़्यादा का। और इस बार तो हमने देखा कि जनवरी में बहुत ही अच्छा एक तरीके से हाई बनाया है गोल्ड ने। तो हो सकता है कि अब जब एमफी के अगले हफ्ते आंकड़े आए तो उसमें इस बार गोल्ड ईटीएफ का आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ा है, हो सकता है ऐसा। आपको लगता है कि इसमें भी एक वॉलेटिलिटी बनती दिख रही है, लेकिन फिर भी लोग फोमो का शिकार हो रहे हैं गोल्ड ईटीएफ की तरफ भी? जी, बिल्कुल स्मिता जी, एक रीसेंसी बायस जो होता है हमेशा हमने देखा है निवेशकों के, स्पेशली रिटेल निवेशक जो होते हैं, कि जो इतनी बड़ी उछाल आई है लास्ट 2 साल में दोनों सिल्वर और गोल्ड में, तो एक फोमो फैक्टर जैसे मोहित जी ने कहा एक बिल्कुल आता है। और उसमें देखें तो जब पीक पे होता है तभी हम देखते हैं कि ज़्यादा पैसे लोग डालते हैं। जो भी रह गए उनको लगता है कि अभी थोड़े बहुत पैसे आने, जैसे मोहित ने कहा कि अभी भी अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आया है, लोगों का अभी भी ऐसा मानना है कि शायद यहाँ से वापस बड़ी रिकवरी आएगी। और इसी इसी वजह से आप देखेंगे तो फ्लोज मेरे हिसाब से जो जैन के भी फिगर थोड़े बहुत अच्छे ही होंगे। तो ये एक रीसेंसी बायस का शिकार यूजुअली सब इन्वेस्टर होते हैं। जो भी अच्छा चल रहा है वो कंटिन्यू होगा, वो ऐसे माइंड में रख के चलते हैं। इसी इसी वजह से फ्लोज तभी बढ़ते हैं। चलिए, अब शुरू करते हैं उस बात को कि आपको क्या करना है। यानी कि हमारे जो इन्वेस्टर हैं, जो हमारा ये शो देखते हैं, या फिर जो हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे, मोहित, उनको बताएं कि अब यहाँ से निवेशकों को गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ पर करना क्या चाहिए। जी, तो स्मिता जी देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सिल्वर में जिस तरह की उठापटक देखने को मिली है, मैं उससे फिलहाल दूर ही रहूंगा। सिल्वर मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा स्पेकुलेटिव जोन में है। देखिए, इंडस्ट्रियल यूसेज है, सप्लाई शॉर्ट है पिछले 3 सालों से, आगे भी शायद आने वाले 2 सालों तक सप्लाई शॉर्ट ही रहेगी। पर उसका जो फंडामेंटल रनअप था, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं हो चुका है और अब वो बहुत ज्यादा रिस्की हो गया है। ऐसा नहीं है कि अगर सोना भागेगा तो सिल्वर नहीं भागेगा, दोनों साथ साथ कुछ हद तक साथ में मूवमेंट करते हैं कुछ हद तक। तो वहां पर ठीक है। पर मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को अपने एसेट एलोकेशन को ध्यान में रखकर कमोडिटीज के एलोकेशन को तय कर लेना चाहिए। और वो एलोकेशन 10 से 20% के बीच में कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है और आपका नजरिया क्या है। मिनिमम 10% होना ही चाहिए कमोडिटी का एलोकेशन। अगर आप उसमें अंडरवेट है तो यस, उसको बढ़ाइए और गोल्ड लीजिए पोर्टफोलियो में। अगर आप ओवरवेट जा चुके हैं ऑलरेडी रैली के चलते, आप 20% को क्रॉस कर कर आपने इक्विटीज को बेचकर 25-30% कर लिया है कमोडिटीज एलोकेशन, तो प्लीज उसे कम करिए, थोड़ा सा पोर्टफोलियो को सुधारिए और उसमें दूसरे एसेट्स को शामिल करिए। तो 10 से 20% हर निवेशकों को अपना नजरिया तय करना होगा। उससे ज्यादा शायद कभी भी आप किसी एक एसेट क्लास में, स्पेशली कमोडिटीज जैसी एसेट क्लास को जिसके साइकिल्स बहुत लंबे और बहुत वोलेटाइल हो सकते हैं, वहां पर आप उससे ज्यादा निवेश नहीं कर सकते। ये बहुत ही अच्छा आपने सलाह सारे निवेशकों को दिया। चिराग, आपसे मैं जानना चाहूंगी, फ्रेश एंट्री आपके हिसाब से करनी चाहिए अभी गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में? क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए इस वक्त?
जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको अगर गोल्ड और सिल्वर में अगर आपको एंट्री लेना है और आपको आपके पोर्टफोलियो में एलोकेशन करना है, तो एक आपको ऐसी कोई भी आपको प्रोडक्ट अगर आपके एलोकेशन में डालना है, तो आपको एक लॉन्ग टर्म उनका रिस्क रिटर्न जो प्रोफाइल है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जैसे कि मैं अगर आप गोल्ड की अगर मैं बात करूँ, अगर 1990 से भी लूँ, तो अगर आप 3 साल की उसकी रोलिंग रिटर्न रहे तो आपको ऑलमोस्ट 9% की रिटर्न है, और सिल्वर की ऑलमोस्ट 7% की रिटर्न है। एंड इक्विटी की देखूँ तो वही समय में 12 साढ़े 12% की रिटर्न है। तो अगर आप देखें और उसकी साथ में अगर उसका रिस्क देखें, जो स्टैंडर्ड डिवीजन देखें, तो सिल्वर की बहुत ही हाई है और गोल्ड की थोड़ी बहुत कम है, और इक्विटी की भी ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये तीन एसेट क्लास अगर आप पकड़े, तो मेरे हिसाब से लार्ज पोर्शन आपको फिर भी इक्विटी की तरह ही देखना चाहिए। गोल्ड अगर आपको जैसे कि अगर एलोकेट करना है, तो वो एक एसेट क्लास आप देख सकते हैं, बट एज ए रिप्लेसमेंट टू योर डेट पोर्टफोलियो, क्योंकि सिल्वर जो है वो बहुत ही वॉलेटाइल है। ऑलरेडी आप इक्विटी की तरह वॉलेटिलिटी डालने वाले हो अपने पोर्टफोलियो में, तो गोल्ड को और सिल्वर को और डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप गोल्ड सिल्वर का सिचुएशन देखें, तो ऑलमोस्ट 10-12 साल तक जीरो या नेगेटिव रिटर्न दिया है, उसके बाद ये उछाल आया है। तो बहुत ही कम समय के लिए जो साइक्लिकलिटी होती है सिल्वर की, वो होती है, और ये बहुत वॉलेटाइल होता है, तो सिल्वर से दूर ही रहे। गोल्ड फिर भी आप डेट का एक रिप्लेसमेंट की तरह देख सकते हैं। यही यही आंकड़े बताते हैं। ओके, अब मैं सिमिलरली आपसे भी यही जानना चाहूँगी मोहित, क्योंकि अक्सर यही होता है कि लोग तेज़ी पे ही खरीदारी करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई एसेट क्लास बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो फिर इसमें मुझे तो शामिल हो ही जाना चाहिए, और फोमो का लेवल तो आजकल मान के चलिए और भी ज़्यादा बढ़ गया है। क्या सलाह रहेगी ऐसे निवेशकों को आपकी जो नया निवेश करना चाहते हैं? स्मिता, देखिए मुंबई में ना बहुत आम तौर पे कहा जाता है कि लोगों को ना चलती हुई ट्रेन में ही चढ़ने में मजा आता है। जो ट्रेन आकर रुकी हो प्लेटफॉर्म पर, उसमें बैठने में किसी को इतना थ्रिल नहीं आता। राइट, तो वैसा ही कुछ निवेशकों का हाल है। जो ट्रेन ऑलरेडी चल चुकी है, जहां पर बहुत सारे स्टेशन पार हो चुके हैं, जो फुल रफ्तार में है, आप उसी पर चढ़ना चाहते हैं। राइट, तो यहाँ पर देखिए संभल कर चढ़िए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको इसमें बिल्कुल एंट्री नहीं लेनी है। गोल्ड मुझे लगता है अभी भी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इज अ ग्रेट एसेट एलोकेटर टू हैव इन योर पोर्टफोलियो। तो आपको कहीं ना कहीं सोने का एलोकेशन करना ही होगा, चाहे आप फिजिकल गोल्ड से करें, ईटीएफ से करें, या फिर आप फंड के थ्रू करें, पर गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा होना ही चाहिए। और अगर आप अंडरवेट है तो बिल्कुल गोल्ड में निवेश करिए। एसआईपी एसटीपी के जरिए अगले 6 महीने में फिर से आप गोल्ड में एंट्री ले सकते हैं। और मुझे लगता है 3 से 5 या 5 से 7 साल के नजरिए के हिसाब से जिस तरह का विश्व का माहौल है और जिस तरह से यूएस का बिहेवियर है ऑफ लेट, तो वहां पर मुझे लगता है गोल्ड फिर से तेजी का रुख जरूर करेगा। सिल्वर में चिराग से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल और स्पेकुलेटिव हो चुका है, तो उससे बचना चाहिए निवेशकों को। और कहीं ना कहीं आपको फिर से इक्विटीज जैसे एसेट क्लास पर भरोसा करना होगा। हो सकता है पिछले 1 साल 12-15 महीने से इक्विटीज ने थोड़ा निराश किया है, पर अगर आप 20 साल का 25 साल का लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड या ट्रेजेक्टरी देखेंगे, तो इक्विटीज एकमात्र ऐसा एसेट क्लास है जो कि आपको कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म रिवॉर्डिंग रिटर्न्स दे सकता है, जो आप कभी भी गोल्ड से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप हिस्ट्री में भी जाएं तो कम से कम 3 ऐसे बड़े फेज आए हैं जब 6-6 7-7 साल तक गोल्ड ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। राइट, तो निवेशकों को वो फेजेस ध्यान रखने होंगे कि गोल्ड का बहुत लंबा साइकिल आता है जब गोल्ड सिल्वर कुछ नहीं करते। तो निवेशकों को चाहिए कि इस फोमो से बचे और एसेट एलोकेशन पर ध्यान दें। जी, बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लगभग हर किसी को यही लगने लगा है अब कि गोल्ड और सिल्वर अगर छूट गया उनसे पोर्टफोलियो में तो पता नहीं उनके साथ क्या ही हो जाएगा, उनके रिटर्न पर कितना ज़्यादा गहरा असर पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार फिर यहाँ पर मैं ये समझा देना चाहती हूँ दोनों ही गेस्ट की तरफ से, जो उन्होंने बोला कि आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 10 से 15% गोल्ड आप रखें या सिल्वर ईटीएफ आप रखें, यानी कि ईटीएफ में आप निवेश करें, वो आपके लिए बेहतर है। जरूरी नहीं है कि आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जो है वो इसी में होना चाहिए। और क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, ये भी जानेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ पर, जिस पर निवेश को लेकर अभी क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान चिराग मुनिया और मोहित गांधी इस वक्त मौजूद हैं। चिराग, अब मैं आपके पास आती हूँ। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में निवेश करने की होड़ तो है, लेकिन इस बीच में एक और होड़ है कि लोग ज्यादातर अट्रैक्ट अब सिल्वर ईटीएफ की तरफ हो रहे हैं। ऐसे में आप किस तरीके से इसको देखते हैं? क्या सिल्वर ईटीएफ की तरफ इतना अट्रैक्शन ठीक है इस वक्त? जी स्मिता जी, से अगर आप देखें तो अगर आप लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने कहा, अगर रिटर्न प्रोफाइल के हिसाब से देखें,
तो हमने एक स्टडी किया कि अगर आप 1990 से 10 साल का रिटर्न देखें तो देखिए, अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आपके पोर्टफोलियो में डाल रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको एक रिस्क फ्री रिटर्न से ज्यादा चाहिए। रिस्क फ्री रिटर्न 6-7% होता है, तो अगर आपको 10% की रिटर्न नहीं मिल रही है कोई भी इंस्ट्रूमेंट में, तो उसको उसको एक नजरिए से देखना चाहिए। तो अगर आप मैंने जब देखा तो 47% ऑफ द टाइम्स गोल्ड ने 10% से ज्यादा रिटर्न दिया है 10 सालों में। सिल्वर ने वही 39% ऑफ द टाइम दिया है। और अगर आप इक्विटी की बात करें, जो निफ्टी की बात करें, तो 70% ऑफ द टाइम्स 10% से ज्यादा रिटर्न दिया है। अभी ये क्यों दिया है? क्योंकि ऑफकोर्स इक्विटी में कंपनियों में आप इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, और वो कंपनियां ग्रो होती है, राइट? तो नेचुरली इक्विटी एक एसेट क्लास जो फेवर्ड एसेट क्लास है, लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न दे सकता है। गोल्ड, जैसे मोहित जी ने भी कहा, एक हेज होता है अगेंस्ट ऑल दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, स्पेसिफिकली इन्फ्लेशन। और आज की तारीख में जब हमने देखा कि स्पेसिफिकली यूएस जिस तरह बिहेव कर रहा है, और ये शुरुआत हुई जब रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ और डॉलर पेमेंट सिस्टम से जब उनको हटा दिया, तब सब कंट्रियां डरने लगी और गोल्ड बाय करने लगी। तो ये सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल रिस्क शायद आते रहेंगे लॉन्ग टर्म में, और उसी की वजह से गोल्ड फिर भी एक एक केस बनता है थोड़ा बहुत आपके पोर्टफोलियो में रखना। बट सिल्वर बहुत ही वॉलेटाइल एसेट क्लास है, बहुत लंबे समय तक पैसे बना के नहीं देता है। सडनली पैसे देंगे, बट इट्स अ वेरी ट्रेडिंग काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। थोड़ी बहुत डिमांड, ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल डिमांड है, मैं मना नहीं करूंगा, बट जितनी आज ऑलरेडी उछाल आ चुकी है, मुझे नहीं लगता है यहाँ से आप बहुत ज्यादा रिटर्न देख पाएंगे। गोल्ड में फिर भी चांसेस है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ गए हैं। और अगर आप देखें तो लास्ट 5 साल में हर सेंट्रल बैंक्स ओवरऑल 1000 टन बाई कर रहा है, जो पहले नहीं करता था। तो उसकी वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ी है। आज भी 22% ऑफ द रिजर्व्स ऑफ द ओवरऑल सेंट्रल बैंक्स गोल्ड में है। हमारे हिसाब से वो 25% तक जा सकता है। इसीलिए गोल्ड में फिर भी एक केस बनता है अगले थोड़े सालों के लिए, बट सिल्वर डेफिनेटली मेरे हिसाब से दूर रहना चाहिए, और इक्विटी ऑफकोर्स लार्ज पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो होना चाहिए। ओके। और मोरल ऑफ द स्टोरी ये है मोहित, जो मैं आपसे समझना चाहूँगी, कोई भी एसेट क्लास हो, चाहे वो इक्विटी हो, डेट हो, गोल्ड हो, कोई भी एसेट क्लास हो, क्या जब उसमें तेजी आती है उस वक्त उसमें निवेश करना ये सही स्ट्रैटेजी होती है? देखिए स्मिता, उल्टा इसका बिल्कुल विपरीत है। अगर आप काउंटर साइक्लिकल अप्रोच रखेंगे, इसका मतलब कि आप उन एसेट्स पे जहां ध्यान देंगे, उन एसेट क्लासेस पे जो कि पिछले कुल समय से बीटन डाउन है या परफॉर्म नहीं कर रही है, तो वहां पर अगर आप थोड़ी सी हिम्मत रखें और थोड़ा पेशेंस, अगर आप पेशेंस के साथ उन एसेट क्लासेस में जमकर बैठ जाएंगे, सही पोजीशन ले लेंगे, तो वहां से आप जो पैसा बना सकते हैं वो अकल्पनीय होगा। इसके मैं कुछ आपको उदाहरण दे देता हूं। तो देखिए, अगर आपने 2020 की बात करते हैं, कोविड का समय था, तब अगर आप देखेंगे तो गोल्ड में जबरदस्त रश आया था, बिकॉज कोविड के कारण, पैंडेमिक की दुनिया, लोगों को लगा कि दुनिया खत्म होने वाली है और इक्विटीज एकदम खत्म से हो गए थे। उस टाइम पे बहुत बड़ा करेक्शन आया इक्विटीज में। बट अगर आप उसके आगे जाएंगे तो जो इक्विटीज की रैली आई उसके बाद में, 2021 के बाद में जो इक्विटीज की रैली थी, वो सबसे बड़ी रैली हमने देखी, जो कि 2024 तक चली, राइट? तो 2023-24 में इक्विटीज ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। अब ये देखकर बहुत लोग इक्विटीज में निवेश करने लग गए, बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे नए निवेशक इक्विटीज से जुड़ने लग गए जब उन्होंने 2023-24 के रिटर्न देखे। और उसके बाद अगर आप देखें तो 2025 में इक्विटीज ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल फुस सा रहा, और ये साल गोल्ड और सिल्वर के नाम गया, राइट? तो अब गोल्ड और सिल्वर में इतनी रैली आ गई है, तो सब निवेशकों को लग रहा है कि अरे, हमने गोल्ड और सिल्वर नहीं लिया, और अब निवेशक गोल्ड और सिल्वर की तरफ भाग रहे हैं और इक्विटीज पूरी तरह से पिटा हुआ है। तो अब ये समय है कि आप इक्विटीज में पोजीशन बनाए। अगले 3 से 6 महीने थोड़ा सा आपको धैर्य और सब्र रखना होगा, पर अगर आप अभी इक्विटीज में अपनी पोजीशन बनाएंगे तो आने वाला जो 1, 1.5, 2 साल है, उसके अंदर में आप जबरदस्त रिटर्न शामिल करेंगे। अगेन, मैं ये नहीं बोलता कि आप गोल्ड सिल्वर में मत जाइए, सिल्वर से थोड़ा बच के रहिए, पर गोल्ड डेफिनेटली एज अ पार्ट ऑफ योर एसेट एलोकेशन आप 10 से 15% अपने पोर्टफोलियो में जरूर बना सकते हैं फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। सो दैट इज अ मस्ट हैव। ओके। और इसी के साथ आप अपने फंड्स भी बता सकते हैं मोहित, जो आपके पसंदीदा गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ के फंड हो। देखिए स्मिता जी, यहाँ पर 3-4 तरह की चॉइसेस बनती है। अगर आप सिर्फ गोल्ड फंड या गोल्ड ईटीएफ लेना चाहते हैं, तो फिर आप एक्सिस गोल्ड ईटीएफ, एक्सिस गोल्ड फंड ले सकते हैं। आप निपॉन इंडिया गोल्ड फंड, निपॉन इंडिया ईटीएफ ले सकते हैं गोल्ड का, एचडीएफसी का ले सकते हैं, आईसीआईसीआई का ले सकते हैं। आपको बस लिक्विडिटी देखनी होगी इन ईटीएफ्स का। अगर आप ईटीएफ या एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं करते हैं, तो आप इनका फंड ऑफ फंड ले लीजिए, म्यूचुअल फंड के ज़रा। वहां पर एटलीस्ट आपको लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा और डे एंड पर आपको एक अच्छी एनएवी पर एग्जिट और एंट्री मिल जाएगी।
और अगर आप सिल्वर करना चाहते हैं तो वहीं पर ही आपको निपॉन इंडिया का सिल्वर ईटीएफ या उनका एफओएफ या आईसीआईसीआई प्रू का सिल्वर ईटी और एफओएफ मिल जाएगा। और बाजार में ऐसे भी फंड आ गए हैं जो गोल्ड और सिल्वर को साइमल्टेनियसली खेलते हैं। तो ऐसा ही एक फंड है ईडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ या ईडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ एफओएफ, जो कि 50-50% पर गोल्ड और सिल्वर का रेशियो बरकरार रखता है अपने पोर्टफोलियो में और दोनों को साथ साथ चलाता है। ऐसे ही मिराय का भी फंड है जो गोल्ड को 75% पे रखता है और सिल्वर को थोड़ा कम रखता है। और ऐसे ही और भी फंड हाउसेस अपने फंड ला रहे हैं जो गोल्ड और सिल्वर के मिक्स पर चलते हैं। तो आप निवेशक अपनी चॉइस खुद बना सकते हैं। ओके, इन वेरी शॉर्ट चिराग, मैं आपसे भी आपका फंड जानना चाहूंगी, कौन से फंड्स हैं आपके पसंदीदा? गोल्ड और सिल्वर की अगर आप बात करें, जैसे मैंने कहा सिल्वर बहुत ही साइक्लिकल है, तो ऑफ कोर्स निपॉन एक पॉसिबिलिटी है जहाँ पे आपको सिल्वर में डालना है तो आप डाल सकते हैं। बट मैं तो फिर भी इक्विटी की तरफ ही आपको बोल पाऊंगा कि बंधन लार्ज एंड मिड कैप, कैनरा रोबेको मल्टी कैप, कोटक मिड कैप और एचडीएफसी स्मॉल कैप, ये 4 में अगर आपका इक्विटी पोर्शन अगर आप अभी बनाएंगे तो आई थिंक फ्यूचर में बहुत ही अच्छा रिटर्न आने की एक्सपेक्टेशन है। जैसे मैंने कहा गोल्ड में आप 5-7-10% की फिर भी आप रख सकते हैं, बट सो ओवरऑल पोर्टफोलियो आप और थोड़ा बहुत डेट रख के ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आई थिंक रिस्क भी आपका कम रहेगा और रिटर्न आउटकम भी अच्छा रहेगा। को लॉन्ग टर्म में एक बेहतर वेल्थ क्रिएट करना है तो फिर इक्विटी पर आपको भरोसा करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए चिराग, थैंक यू सो मच मोहित, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें सी बिजनेस के साथ। नमस्कार।